हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन ब्रोस। मेरा नाम है सौम्या ओझा और आज हम कवर कर रहे होंगे क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 2। इसमें हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर कर रहे होंगे, पोर्शन हाईलाइट कर रहे होंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जिससे आप नोट्स बना सकते हो और अपना चैप्टर जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर का नाम है टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड द पीपल लिविंग इन देयर। हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा कि सेंट्रल टास्क ऑफ सोशियोलॉजी है क्या क्या वो बेसिक काम है जो सोशियोलॉजी करता है। इट इज टू एक्सप्लोर द इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। मतलब क्या इंटरेक्शन होती है सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में, क्या कैसे दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि इंडिविजुअल्स एक सिंगल इंटाइटी नहीं है। मतलब इंडिविजुअल्स बस ऐसे ही नहीं है सोसाइटी में, वो किसी ग्रुप में इंक्लूडेड है और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। जैसे हम अपने फैमिली से कनेक्टेड है, अपने कास्ट से कनेक्टेड है और अपने नेशन के साथ भी कनेक्टेड है। वैसे हम इसी चैप्टर में ये सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब हायरार्की। जैसे कास्ट हायरार्की हमने पढ़ा, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। तो दे जस्ट डिपिक्ट अनइक्वल ऑर्डर्स, राइट? कैसे इन चारों ग्रुप्स में भी, ब्राह्मणास क्षत्रियास वाले में, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है उनको सोसाइटी में, वो हम आज पढ़ेंगे। एंड next up we have this very much important question, that is, why is terminology important? टर्मिनोलॉजी का नाम सुनते ही हम लोग पहले दिमाग लगाते हैं मैथमेटिक्स या साइंस में, ठीक है? क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में हम अननोन क्वांटिटीज या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं समझ में आते हैं उनको नेम करते हैं, राइट? बट सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है टर्म करना? द थिंग इज दैट सोशियोलॉजी एक काफी अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट है। हम जस्ट फैमिलीज, रिलेशन, सोसाइटी पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली सबको सरफेस लेवल पे पता रहता है। सबको ये पता रहता है, अरे फैमिली फैमिली न्यूक्लियर होती है, जॉइंट होती है, ये होती है, वो होती है, इतना ये रोल प्ले करना होता है, वो रोल प्ले करना होता है, बट वी डोंट डेल्व डीपर इनटू द टॉपिक। एंड इसलिए काफी ज्यादा मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं ये सब टॉपिक्स और अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। एंड एज फ्यूचर सोशियोलॉजिस्ट वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। हमें हर टॉपिक को और हर कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छी तरह से समझना चाहिए। This is what it is. See, terminology is possibly even more important for sociology just because its subject matter is familiar and just because words do exist to denote it. ठीक है? For example, we may feel that since we live in families, we know all about families, but ये सही नहीं होता है। पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि कैसे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, उसके पास भी एक बायोग्राफी है और हिस्ट्री है, और कैसे सोसाइटी एंड लाइक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है एज चेंजेस अकर्ड इन सोसाइटी। जैसे मटेरियल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स, मटेरियल मतलब टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कैसे सोसाइटीज में चेंजेस आए, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स मतलब क्या होता है सोसाइटीज में, सोसाइटीज को कैसे हम समझ सकते हैं। वैसे फिलोसफिकल थॉट्स भी सोसाइटी को और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिफाइन करते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है? सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स जो हमें सोशियोलॉजी समझने में काम आते हैं एंड जो सोशल थिंकर्स ने दिए होते हैं ये सब कॉन्सेप्ट्स। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है जो सोशल थिंकर्स ने दिया है, ये उन्होंने किया था टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर, ऑलराइट? नहीं तो अंडरस्टैंड द चेंजेस कि क्या पहले होता था और क्या अब हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए सोशल थिंकर्स ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पॉइंट किए थे। जैसे आप इमेजिन कर लो कि पहले के जमाने में, इमेजिन क्या करना है, पहले के जमाने में सोसाइटीज बहुत छोटी होती थी, सब लोग एक दूसरे को जानते थे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता था, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। सो इट यूज्ड टू बी वेरी सिंपल, स्मॉल स्केल एंड ट्रेडिशनल, ऑलराइट? बट एज टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड, एज पीपल गॉट टू नो अबाउट ईच अदर, वो और मॉडर्न होती गई और सोसाइटीज बड़ी होने लगी एंड पीपल फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है? तो इसी डिफरेंस को समझने के लिए पुरानी सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी के बीच का डिफरेंस समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने डिस्टिंग्विश किया ये सारे ग्रुप्स को एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। सिंपल सोसाइटी प्राइमरी एंड जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी था उसे सेकेंडरी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो दे मेड वर्ड्स टू एक्सप्लेन सोसाइटी। ऐसे ही आप एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में इंडिविजुअल्स आए, तो
सोशियोलॉजिस्ट ने समझा कि चलो स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में समझते हैं कि क्या इनइक्वालिटीज रहती है सब सारे ग्रुप्स में और क्यों ये होता है, क्यों इंडिविजुअल्स फील लाइक दे आर सुपीरियर टू अदर्स एंड सम पीपल फील लाइक दे आर इंफीरियर टू अदर्स। ये सब समझने के लिए उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब हायरार्की एंड sociologists wanted to understand the structured inequalities between groups and societies. मतलब pattern difference, almost same difference in how people or groups are treated in society. जैसे ब्राह्मणास को priests और उन्हें वेदास पढ़ने के लिए बोला गया और शूद्रास को बाकी सारे communities को serve करने के लिए। तो उसके बारे में sociologist ने डीप स्टडी की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर। अब जैसे एक सोसाइटी में अलग अलग इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं, वैसे ही सोशियोलॉजी में भी अलग अलग थिंकर्स थे, उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे। जैसे पहले के जमाने में कार्ल मार्क्स, हम सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल वाला कॉन्सेप्ट दिया था हमें, जिनमें उन्होंने बताया कि आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स जो कि बेस्ड है वेल्थ और पावर के बेसिस पे। जैसे उनके हिसाब से देवर टू क्लासेस, वर्कर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, और उनके बीच का स्ट्रगल इज नोन एज क्लास स्ट्रगल। ओके, जहां पे डिफरेंस रहता है रिच और पुअर में, अलग अलग उनके डिजायर्स रहते हैं, बट दे आर नॉट बीइंग कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन डन बाय द फैक्ट्री ओनर्स और लाइक द रिच पीपल डन टू द वर्कर्स और द पुअर पीपल। नेक्स्ट अप वी हैव एक और उसी को कॉन्ट्रास्ट करते हुए एक और कॉन्सेप्ट जो कि इमाइल डर्कहाइम ने दिया था, दैट इज सोशल सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव कॉन्शियस। सोशल सॉलिडारिटी का मतलब है कि चाहे कितनी भी डाइवर्स सोसाइटीज हो, एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस रहता है। सोशल सॉलिडारिटी की एक फील होती है अपनेपन की, कितने भी सोसाइटीज डाइवर्स हो। दिस इज द आइडिया दैट पीपल फील कनेक्टेड एंड शेयर कॉमन वैल्यूज। नाउ वी हैव कलेक्टिव कॉन्शियस, उनका दूसरा कॉन्सेप्ट। कलेक्टिव कॉन्शियस मतलब कि कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू थिंक कि क्या सही है और क्या गलत है। अब जिसको बोलते हैं ना अपना दिमाग लगाना, दैट इज व्हाट इट इज। सो इट मेंट कि सोसाइटी में सारे लोगों के पास एक कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ मॉरल्स रहते हैं जो सब कोई शेयर करते हैं, एंड यही जो कॉन्शियस है ना, वो हेल्प करता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सबको हार्मनी में लेकर चलते हुए। ये इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए। नाउ वी हैव पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद पीपल ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ले लिया सोसाइटी को समझने के लिए। कुछ लोग समझते थे कि इट वाज लाइक अ मशीन, जिसको हम लोग फंक्शनलिज्म थ्योरी भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ने दिया था ये, कि सोसाइटी इज लाइक अ मशीन, हर एक पार्ट अपना अपना काम करता है एंड इट इज सपोज टू बी एसेंशियली हार्मोनियस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है इसमें, सब पार्ट्स अपना काम कर रहे थे। जस्ट लाइक आप ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल ले लो, सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म है और हर पार्ट अपना अपना काम करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड कोई कोई लोग जो थ्योरीज है दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट थ्योरी, वो देखते थे कि सोसाइटी इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट रिडन, कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, रिच और पुअर में, सुपीरियर और इंफीरियर कास्ट में, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है सोसाइटी में। दैट इज द कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज। नाउ वी हैव कि सोशियोलॉजी में ही कुछ लोग ने एकदम माइन्यूट लेवल से स्टार्ट किया टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिविजुअल फर्स्ट, जहां में उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को पहले समझा, दैट इज नोन एज माइक्रो इंटरेक्शन। एंड कुछ लोगों ने मैक्रो स्ट्रक्चर्स, मैक्रो मतलब बड़े और माइक्रो मतलब छोटे, तो कुछ लोगों ने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लाइक सोसाइटी और फिर उनके कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लास, कास्ट, मार्केट, ये सबसे पढ़ना पहले शुरू किया। कॉन्सेप्ट सच एज स्टेटस एंड रोल, रोल मतलब क्या एक रोल है इंडिविजुअल का, क्या स्टेटस क्या है एक ग्रुप में, वहां से ये सब कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअल बेसिस पे आए। एंड कॉन्सेप्ट सच एज सोशल कंट्रोल और स्ट्रैटिफिकेशन, वही हायरार्की वाला, वो आया हमारा सोसाइटी से। ठीक है, the important point is that these classifications and types that we discuss in sociology help us as a tools through which we can understand reality. ये जो concepts, ये जो classifications है ना, they are like keys, चाबी है एक लॉक के लिए, and this lock is to understand the society. Now the thing is that with the passage of time, ये जो चाबी होती है ना, वो रस्टी हो जाती है, वो काम नहीं आती कभी कभी। इसलिए सोशियोलॉजी में हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी हमारी थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव्स है, उसको बार बार क्वेश्चन किया जाता है, क्या ये अभी भी रेलेवेंट है, क्या ये अभी भी काम आ सकती है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में।
ये क्वेश्चन करना पड़ता है ताकि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर। ठीक है। अब एक और रहता है डाउट कि इतना ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इतने सारे पर्सपेक्टिव्स है सोसाइटी को समझने के लिए, कितना केओस मच जाता है, कितना दिक्कत होता है हमें सोसाइटी को समझने के लिए। तो ये ड्रॉबैक नहीं है इन सोशियोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बट इसका आंसर है कि सोसाइटी ही खुद इतनी डाइवर्स है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बैकग्राउंड से आते हैं, सो इट इज नॉर्मल फॉर सोशियोलॉजी to have lots of approaches and different views, and it is actually being helpful ताकि हम अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। नाउ यहाँ पे भी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आ गई है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। सोशियोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। ह्यूमन सोशल लाइफ में क्या होता है? ह्यूमंस के इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल कलेक्टिविटीज। सोशल कलेक्टिविटीज मतलब सोशल ग्रुप्स ही आप समझ लीजिए। नाउ अब क्या है, दो फैक्ट्स हैं सोशियोलॉजी के, बहुत ही इनॉक्वस फैक्ट्स। इनॉक्वस का मतलब क्या होता है? सिंपल बट सिग्निफिकेंट। ओके, चलो अब दो फैक्ट्स क्या है वो? द टू की फैक्ट्स आर एवरी सोसाइटी हैज ग्रुप्स। भले कोई भी सोसाइटी हो, ग्रुप्स रहते हैं वहां पे, बट द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, क्या क्या ग्रुप्स है वहां पे, जो टाइप्स है या अलग अलग फॉर्म्स में है, वो वेरी करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सोसाइटीज में। वही लिखा गया है, द फर्स्ट दैट इन एवरी सोसाइटी वेदर एंशियंट, फ्यूडल और मॉडर्न, एशियन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, ह्यूमन ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज एग्जिस्ट। The second is that the types of groups and collectivities are different in different societies. That's what I said. Now we have aggregates. चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या कोई भी गैदरिंग हो, कोई क्राउड हो, या आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, तो वहां के सारे लोग क्या एक सोशल ग्रुप में आएंगे? सोशल ग्रुप जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होता है, कोई रोल्स रहते हैं? नहीं ना, दे आर नोन एज एग्रीगेट्स। नाउ व्हाट आर एग्रीगेट्स? देखो पहले तो ये समझ लो कि एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरीली कंस्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। कोई भी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट मीन कि वो सोशल ग्रुप होगा, राइट? तो जो उन्हें हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। एग्रीगेट्स आर बेसिकली सिंपली कलेक्शंस ऑफ पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट शेयर नो डेफिनेट कनेक्शन विद वन अनदर। एग्रीगेट्स वो लोग हैं जो भले एक सेम प्लेस पे हो, सेम टाइम पे भी हो, बट कोई रिलेशन ना हो। आप देख लो, आप क्या दूसरे पैसेंजर को जानते हो? आप दोनों सेम टाइम पे हो, सेम प्लेस पे हो, मे बी सेम प्लेटफॉर्म पे भी हो, लेकिन इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन यू ऑल? नहीं। They are known as aggregates. Such aggregates are often termed as quasi groups. इन्हें हम quasi groups भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में, आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। Now what is a quasi group? Quasi group, as I stated, quasi group aggregate ही रहता है या combination of random people which lacks structure, organization. याद रखिएगा, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सोशल ग्रुप्स में होता है, एंड जिसके मेंबर्स एक क्वासी ग्रुप के मेंबर्स अवेयर नहीं होते हैं कि क्या उनकी ग्रुपिंग है, कितने लोग हैं, और दे जस्ट डोंट नो अबाउट देयर ग्रुप, राइट? अब वही पैसेंजर वाला ग्रुप ले लो, अब नहीं जानते हो कितने ग्रुप्स हैं, कितने लोग आने वाले हैं आपके ट्रेन में, यू डोंट नो, यू आर जस्ट एट दैट प्लेस एट द सेम टाइम। ओके, क्वासी ग्रुप्स के एग्जांपल आ जाएंगे सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स, एज एंड जेंडर ग्रुप्स, ओके, या रैंडम क्राउड्स। ठीक है, ये क्वासी ग्रुप्स कहलाते हैं। बट डज इट मीन कि क्वासी ग्रुप्स कभी सोशल ग्रुप्स नहीं बन सकते? नो, दे कैन बिकम सोशल ग्रुप्स बट with under specific circumstances and with the passage of time. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सोशल क्लास या कास्ट आप समझ लो, दैट मे नॉट बी ऑर्गेनाइज एज अ कलेक्टिव बॉडी, वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं होगा वो कास्ट, बट जैसे टाइम के साथ अगर उनकी नीड्स बढ़ेंगी और अगर माइनॉरिटीज जो भी हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे होंगे, तो उनके लिए प्रेजेंट होना, उनकी मदद करने के लिए क्लास एंड कास्ट have over a period of time given rise to political parties. Political parties में क्यों? ताकि वो हेल्प कर सके बाकी अपने मेंबर्स को, राइट? अब इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में कितनी सारी कम्युनिटीज है, बट दे फेस्ड द सेम कॉलोनियल स्ट्रगल, इसलिए दे आइडेंटिफाइड as a collectivity and a single group, that is a nation. That is what we say, right? Before anything, we identify ourselves as Indians. Now we have social groups.
Social groups. What are social groups? Social groups that have a structure, they have an organization, and the people, I mean the members are aware of their groupings. Simple, quasi group का अपोजिट कर दिया आपने, ठीक है? ये आप इस डेफिनेशन में सिर्फ अपोजिट डाल दीजिएगा सोशल ग्रुप के डेफिनेशन में, ओके? ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देयर इज persistent interaction, okay? Persistent interaction to provide continuity. They regular talk. I mean, कनेक्टिविटी रहती है लोगों के बीच में कि हाँ ये टॉपिक है, इस पे बात करना जरूरी है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? अ स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंटरेक्शंस. स्टेबल पैटर्न जैसे आपकी फैमिली में भी रहता है, शाम में आएंगे, बात करेंगे, एंड जो भी दिक्कतें रहेंगी वो सब शेयर करेंगे, राइट? देयर इज अ स्टेबल पैटर्न. A sense of belonging to identify with other members. We all have a sense of belonging, right? हमारी फैमिली हो जाए, हमारा क्लास हो जाए, I mean class in sense of स्कूल स्कूल की क्लासेस, वहां पे भी रोल्स रहते हैं ना, कोई मॉनिटर रहता है, कोई नॉर्मल स्टूडेंट रहता है, कोई वीक स्टूडेंट्स रहते हैं, वैसे. सो देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ईच इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ एंड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, रिचुअल्स एंड सिंबल्स. जो भी रूल्स हैं, जैसे फैमिली के रिचुअल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो हर मेंबर उससे स्टिक करता है, उसे फॉलो करता है. शेयर्ड इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स फैमिलीज का एग्जांपल ले लो. वी ऑल हैव मोर और लेस शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है? सब कोई एक बात पे अग्री करते हैं, नहीं भी करते हैं तो दे कॉम्पनसेट एटलीस्ट, ठीक है? एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज. मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप, फैमिलीज का एग्जांपल अगेन, कॉमन नॉर्म्स कि हाँ ये होता है, ये मॉरल्स है, ये एथिक्स है, सुबह उठना है, ये काम करना है, ये जो नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो सब फॉलो करते हैं. और एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को जानते हैं, अपनी ग्रुपिंग्स और अपने रूल्स के बारे में जानते हैं. सो इट्स लाइक अ डिफाइंड स्ट्रक्चर, नॉट लाइक एन एग्रीगेट, ओके? सो सोशल स्ट्रक्चर हियर रेफर्स टू दिस डिफाइनेबल स्ट्रक्चर की बात हो रही है. सोशल स्ट्रक्चर हियर रेफर्स टू पैटर्न्स ऑफ रेगुलर एंड रिपीटेटिव इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. जैसे मैंने बताया फैमिली का एग्जांपल, शाम में बात होगी, संडे को जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सब एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज व्हाट इट इज, ओके? A social group thus refers to a collection of continuously interacting persons. मतलब कनेक्शन है, लोग बात कर रहे हैं, who share common interest, ठीक है? जो इंटरेस्ट है, जो भी डिजायर्स है, वो यूजुअली कॉमन होते हैं. कल्चर है एक, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, जो रूल्स हैं या जो मॉरल्स हैं, वो रहते हैं सोसाइटी में. दैट इज सोशल ग्रुप. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. So different sociologists and social anthropologists. Now anthropologists का मतलब वो है जो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ऑलराइट? वो कैटेगराइज करते हैं ग्रुप्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? एंड द बेसिक कॉन्ट्रास्ट उनके टाइप ऑफ ग्रुप्स में दिखेगा बिटवीन द ट्रेडिशनल ग्रुप्स एंड द मॉडर्न ग्रुप्स, जो कि हमने पहले पढ़ा था. इन मोस्ट केसेस दे कॉन्ट्रास्ट द मैनर इन विच पीपल फॉर्म ग्रुप्स इन ट्रेडिशनल यानी स्मॉल स्केल सोसाइटीज एंड दैट ऑफ मॉडर्न एंड लार्ज स्केल सोसाइटीज. एज मेंशन्ड अर्लियर, ये जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंस क्रिएट करते थे, यानी कि कॉन्ट्रास्ट लाते थे बिटवीन फेस टू फेस इंटरेक्शन जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखी जाती थी एंड इम्पर्सनल एंड डिस्टेंट इंटरेक्शन इन मॉडर्न सोसाइटीज. इम्पर्सनल का मतलब नॉट दैट पर्सनल, ओके? अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स पे आते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप एंड व्हाट इज सेकेंडरी ग्रुप? इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? द ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू अस. सारे ग्रुप से जहां बिलोंग करते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है. कुछ ग्रुप्स हमारे लाइफ को कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब दे आर वेरी क्लोज टू आवर लाइव्स एंड ब्रिंग अस इनटू पर्सनल एसोसिएशन विद अदर्स. हम बहुत क्लोज होते हैं उन सारी ग्रुप से. These groups are known as primary group. Now, the primary group is used to refer a small group of people connected by B, intimate and face-to-face association and cooperation. ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है. ये स्मॉल ग्रुप है, इंटीमेट एंड फेस टू फेस एसोसिएशन होता है और कोऑपरेशन होता है. द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. वो कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अपने ग्रुप से. एग्जाम्पल्स में आप फैमिली दे सकते हो, बहुत इजी एग्जांपल है ये. विलेज है और बाकी सारे ग्रुप्स, ठीक है? ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स. नाउ वी कम टू सेकेंडरी ग्रुप्स. नाउ सेकेंडरी ग्रुप्स मतलब मॉडर्न सोसाइटीज हम समझ सकते हैं, ठीक है? सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज. लार्ज, वो स्मॉल था, ये लार्ज है. मेंटेन फॉर्मल
एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, काफी ज्यादा फॉर्मल एंड इम्पर्सनल. इम्पर्सनल मतलब दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल फीलिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके. द प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड. प्राइमरी स्मॉल सोसाइटीज इंडिविजुअल बेसिस पे है तो पर्सन ओरिएंटेड. वेर एज सेकेंडरी ग्रुप्स जो बड़े हैं, बड़े नंबर है, लार्ज इन साइज है और फॉर्मल इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स है, वहां पे गोल ओरिएंटेड है. ठीक है, गोल ओरिएंटेड सिस्टम है वहां का. लाइक स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट्स एसोसिएशंस, इनके गोल्स होते हैं, राइट? स्कूल्स का क्या है मेन रोल? हमारा पढ़ाने का. गवर्नमेंट ऑफिस इज टू बेसिकली टू फैसिलिटेट, या जो काम हो रहा है गवर्नमेंट का उसको मे बी इम्प्लीमेंट करना उनकी पॉलिसीज को, ये सब. और हॉस्पिटल्स इज बेसिकली गोल ओरिएंटेड एज वेल. ठीक है. तो सेकेंडरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड एंड प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड. अब हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन को. ठीक है. पहले स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी से. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी? The term community refers to human relationships that are highly personal. A, personal. B, intimate and enduring. ठीक है. Community refers to those human relationships that are highly personal. पर्सनल है मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इंटीमेट है, फेस टू फेस एसोसिएशन है, एंड इंड्योरिंग. इंड्योरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग. ओके. Those where a person's involvement is considerable, if not total, as in the family, with real friends or close knit group. मतलब जहाँ की इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप किसी कम्युनिटी के पार्ट हो, वहां पे आपकी इन्वॉल्वमेंट कंसिडरेबल रखी जाती है, यानी आप इन्वॉल्व करते हो लेकिन शायद उतनी नहीं जितना आप प्राइमरी ग्रुप में करते हो, राइट? सोसाइटी और एसोसिएशन रेफर्स टू एवरीथिंग अपोजिट ऑफ कम्युनिटी. ठीक है. कम्युनिटी में हम कैसे जानते थे कि ये पर्सनल है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, इंड्योरिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है. वहां का सब उल्टा होता है सोसाइटी में. दे आर अपेरेंटली इम्पर्सनल, नॉट रिलेटेड टू पर्सनल, नॉट रिलेटेड टू पर्सनल थिंग्स. सुपरफिशियल मतलब कैजुअल. ठीक है. एंड ट्रांजिटरी मतलब नॉट टेम्पररी. These relationships, impersonal, superficial and transitory relationships of modern urban life. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप अपने बिजनेस या कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में आप जान लो. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स होती है इन ऑर्डर टू डू द वर्क रादर देन गेटिंग टू नो वन अनदर. वहां हम बात तो नहीं करते ना कि अच्छा आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है. दिस नो स्पेस फॉर इनफॉर्मल टॉक. ठीक है. हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं ये सारी एरियाज में. तो हम यूजुअली पैरेलल क्रिएट कर सकते हैं कम्युनिटी जहाँ पे और पर्सनल बातें होती हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, इंड्योरिंग होती है वो सारी ग्रुप्स, उन्हें हम प्राइमरी ग्रुप के जैसे कंसिडर कर सकते हैं, पैरेलल क्रिएट कर सकते हैं. ओके. एंड एसोसिएशन यानी कि सोसाइटी या एसोसिएशन को सेकेंडरी ग्रुप के साथ रख सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स. नाम से ही लग रहा है इन ग्रुप्स आउट ग्रुप्स. ओके. A sense of belonging marks an in-group. एक sense of belonging यानी कि personal, face-to-face communication, intimacy, ये होती है in groups में. This feeling separates us or we from them or they. Us or we मतलब sense of belonging, sense of togetherness, and it is not related to them or they. मतलब separation नहीं है यहाँ पे. ठीक है. So it's related to a sense of belonging and basically children belonging to a particular school may form an in group and basically students भी एक स्कूल के होते हैं या कोई भी किसी भी कम्युनिटी का होता है, वो एक इन ग्रुप होता है. एंड आउट ग्रुप क्या होता है? उसी का अपोजिट. जो लोग किसी भी एक इन ग्रुप के पार्ट नहीं होते हैं उन्हें आउट ग्रुप के मेंबर्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल अ माइग्रेंट्स ऑफ अ कंट्री, राइट? एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है आउट ग्रुप वालों को जब वो किसी इन ग्रुप वाले एरिया में घुसते हैं. बहुत सारे माइग्रेंट्स के प्रॉब्लम्स भी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में दिख जाएंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिख जाएंगे. बट देयर इज अ थिंग, even here the actual definition of who belongs and who does not to an in group and out group changes with time and social contexts. ठीक है. Next we have the well-known sociologist M.N. Srinivasa observed while he was carrying out a census in Rampura in 1948 how distinctions were made between recent and later migrants. उन्होंने देखा कि जब वो सेंसस लेने गए थे रामपुरा में कि कैसे वहां के लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, अच्छा ये तो अभी आया हुआ माइग्रेंट है और ये पुराना वाला माइग्रेंट है, ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं. ओके. क्या होते हैं रेफरेंस ग्रुप? तो आपको ये एग्जांपल एक पता ही रहेगा. कोई भी ग्रुप हो सोसाइटी में उसको दूसरे के जैसे बनने का बहुत शौक रहता है. अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ही देख लेते हैं या फिर अपने
क्लास के ही कुछ लोगों को देख लेते हैं, दे ऑलवेज want to be like others, want to be like a people from another community, another country, चाहे जो भी हो, they keep someone in their mind, okay? तो वही है, सारे group of people they want someone to be like, okay, जो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं या दूसरा लाइफस्टाइल रखते हैं अपना. The groups whose lifestyles are emulated are known as reference groups. जो ग्रुप्स जिनका लाइफस्टाइल, जिनका कल्चर लोग कॉपी करते हैं या इमिटेट करते हैं या फिर उससे इंस्पायर होते हैं, उनको रेफरेंस ग्रुप्स बोलते हैं. रेफरेंस ग्रुप्स बाय द नेम इटसेल्फ, रेफरेंस में, ठीक है, मैं इस ग्रुप को रेफरेंस में रखकर अपना ये लाइफस्टाइल बदल रही हूँ, ठीक है, आप इसे समझ जाइए. तो रेफरेंस ग्रुप्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर, लाइफस्टाइल, एस्पिरेशन एंड गोल अटेनमेंट्स. क्यों? कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो नई या इंटरेस्टिंग चीज होगी उनके लाइफस्टाइल में, उनके कल्चर में, ताकि बाकी लोग इंस्पायर हो रहे हैं एंड उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी ग्रेट इन्फॉर्मेशन, वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये सब समझने के लिए, ठीक है. एग्जाम्पल रख लेते हैं रेफरेंस ग्रुप का. तो जैसे कॉलोनियल पीरियड में जो मिडिल क्लास इंडियंस थे ना, उनको इंग्लिशमैन जैसा बनना था, उनके जैसे इंग्लिश बोलनी थी, उनके जैसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने थे, फॉर्मल कपड़े पहनने थे. एंड इसलिए उनके लिए वो ब्रिटिश लोग, वो इंग्लिश पीपल, दे वर द रेफरेंस ग्रुप्स. बट ये जो प्रोसेस था ना रेफरेंस ग्रुप का, वो जेंडर्ड था, ठीक है. इट वॉज ओनली वन वे. एंड जेंडर इनइक्वालिटी भी शो होती है इससे, क्योंकि जो इफेक्ट था ना रेफरेंस ग्रुप का, वो अलग अलग पड़ा मेन एंड वुमेन पे. मेन ऑलवेज वांटेड टू ड्रेस लाइक इंग्लिशमैन, स्पीक लाइक इंग्लिशमैन, बट जो इन बट दे वांटेड देयर वाइफ्स और द लेडीज टू रिमेन इंडियन, ठीक है, इन देयर वेज. तुम, वो बोलते थे उन्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है, भले वो कितना भी चेंज हो जाए, राइट. और अगर वो चेंज होती भी हैं, ठीक है, बट शी शुड नॉट बी लाइक अ प्रॉपर इंग्लिश वुमेन. थोड़ा मोरा चेंजेस दे कैन एक्सेप्ट, बट पूरी नहीं होनी चाहिए. हाउ हिपोक्रेट. सो ये एग्जाम्पल था रेफरेंस ग्रुप का कॉलोनियल पीरियड में. There's a question, do you still find this valid today? Is a question to you. आप खुद देखिए अपने अगल बगल, क्या फिर से ये हिपोक्रेसी चलती है आपके समाज में? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीयर ग्रुप्स. पीयर ग्रुप्स बहुत बहुत कॉमन वर्ड है, सबने सुना है. तो पीयर ग्रुप्स इज ऑल्सो लाइक अ प्राइमरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप क्या? स्मॉल, पर्सनल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड इंटीमेसी, मतलब पर्सनल ग्रुप है काफी ज्यादा. इट्स अ प्राइमरी ग्रुप यूजली फॉर्म्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स के बीच में फॉर्म होता है हु आर ईदर ऑफ सिमिलर एज, या तो वो सेम एज के हैं या तो किसी प्रोफेशनल ग्रुप में है, ठीक है. वैसे या तो सिमिलर एज या तो प्रोफेशनल ग्रुप के पार्ट होते हैं. पीयर प्रेशर भी बहुत कॉमन टर्म है. पीयर प्रेशर जब आपका ही पीयर, यानी जो आपके एज का है या जो आपके ग्रुप का है, वो आपको प्रेशर डालता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम पीयर प्रेशर बोलते हैं. वही मीनिंग है इसका. पीयर प्रेशर रेफर्स टू द सोशल प्रेशर exerted by one's peers on what one ought to do or not, क्या करना चाहिए और क्या नहीं. ओके, दिस इज इट विद द ग्रुप्स. नेक्स्ट में हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक. इसका पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. तो इसका आंसर क्या होगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी. इनइक्वालिटीज का मतलब जो अंतर, जो डिफरेंसेस रहती है लोगों के बीच में. और स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड मतलब दैट हैज सम पैटर्न टू इट, या एक एक पैटर्न में चल रहा है, बहुत पहले से इसी तरीके से चले आ रहा है. सो इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, इट हैज सम फैक्टर्स, इट हैज सम आउटलाइन टू इट. तो उन्हीं को यही सब जो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज जो अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं सोसाइटी को, उसको हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं. एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर एक्सेस टू मटेरियल और सिंबलिक रिवॉर्ड्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब ये डिफरेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं? मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स की वजह से. अब मटेरियल रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है? पैसा, मकान, बंगलो, गाड़ी, ये सब, राइट, मटेरियल थिंग्स. एंड सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स मतलब इज्जत, पावर, स्टेटस सोसाइटी में. तो उसी से हमारा स्ट्रेटिफिकेशन मतलब इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है. ओके, अब ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, उसको हम लोग हमेशा
रॉक, लाइक रॉक में कैसे लेयर्स होते हैं, सॉइल में कैसे लेयर्स होते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। बिकॉज कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, और कुछ सबसे ज्यादा नीचे रहते हैं। वैसे ही सोसाइटी कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स इन अ हायरार्की। हायरार्की ऊपर है, कोई नीचे है, ऐसे करके। विद द मोर फेवर्ड, ज्यादा प्रिविलेज लोग ऊपर, और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड और लेस प्रिविलेज लोग नीचे। ठीक है, उसी को हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब ये जो इनइक्वालिटी है वो यूजुअली किस बेसिस पे होती है, जैसे मैंने बताया, पावर और एडवांटेज। इनइक्वालिटी ऑफ पावर एंड एडवांटेज इज सेंट्रल फॉर सोशियोलॉजी। और कैसी अपॉर्चुनिटीज, कैसा पावर, कैसा एडवांटेज? इट इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, सिक्योरिटी, एजुकेशनल सक्सेस, फुलफिलमेंट इन वर्क। मतलब अभी भी सोसाइटी में देखोगे किसी एक ग्रुप को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनके पास ज्यादा पैसा रहता है, सो दैट दे कैन गो समवेयर और अलग अलग चीजें ले सकते हैं वो। लेकिन वही एक और सोसाइटी में एक ग्रुप है जो इसमें से कुछ भी अवेल नहीं कर पाता है। इसी के वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंक्रीज होता है। जो डिफरेंस रहता है ना रिच और पुअर में, अपर कास्ट लोअर कास्ट में, और अलग अलग क्लासेस में, वो बढ़ता चला जाता है, यही अपॉर्चुनिटीज के डिफरेंस की वजह से। हिस्टोरिकली 4 बेसिक सिस्टम्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, 4 टाइप्स के स्ट्रैटिफिकेशन हमने पढ़े हैं। दैट इज स्लेवरी, ठीक है। बी, आप इसके नोट्स बना सकते हो। ए स्लेवरी, बी कास्ट, सी स्टेट, एंड फोर्थ इज क्लास। हम पहले स्लेवरी पे आते हैं। स्लेवरी इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है, जिसमें बहुत डिफरेंसेस रहते हैं आम लोगों में और जो स्लेव्स रहते हैं उसमें। एंड ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंडिविजुअल्स आर लिटरली ओन्ड बाय अदर्स। मतलब उनके पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती है, वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और बहुत एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। ठीक है, इट हैज एक्सिस्टेड स्पोराडिकली एट मेनी टाइम्स। स्पोराडिकली का मतलब होता है जो कि अकर करता है, जो कि होता है बट एट इरेगुलर इंटरवल्स, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, बट मे बी कंसिस्टेंट। जैसे यहाँ पे स्लेवरी का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एंड places, but there are two major examples of system of slavery। इसका आप पॉइंट्स बना सकते हो। एंशियंट ग्रीस में स्लेवरी देखी जाती थी, एंशियंट रोम में भी, एंड द सर्टन स्टेट्स ऑफ द यूएसए इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज। ठीक है, अब स्लेवरी क्या है ना, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी भी मॉडर्न होती गई, वैसे ही स्लेवरी भी, स्लेवरी के अगेंस्ट हमारे काफी ज्यादा ओपिनियंस बढ़ने लगे, लोग जागरूक होते गए। तो स्लेवरी हैज ग्रेजुअली बीन इरेडिकेटेड, but we do continue to have bonded labor, often often even of other children। अब बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है? बॉन्डेड लेबर का मतलब ये है, जैसे कोई मनी लेंडर हुआ, किसी ने पैसे दिए दूसरे को, ठीक है, अगर वो उस डेट को, उस कर्ज को नहीं चुका पाता है, तो फिर वो जो मनी लेंडर या फिर कोई भी है जिसने पैसा दिया है, वो उनसे काम कराता है फ्री में, और उनको बहुत एक्सप्लॉइट करता है। दैट इज नोन एज बॉन्डेड लेबर। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का। उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा कास्ट। इस चैप्टर में कास्ट क्लास के बारे में ही पढ़ेंगे। कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन में जो इंडिविजुअल की पोजीशन होती है ना, वो बर्थ के बेसिस पे डिफाइंड होती है। इट्स लाइक आप उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इस कास्ट में बॉर्न हुए हो तो आप इसी कास्ट के साथ मरोगे। ठीक है, मतलब आपकी आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ना आपके जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप कितने आगे बढ़ रहे हो, कुछ नहीं। आपका कास्ट आपका आइडेंटिटी बन जाता है। सो इंडिविजुअल की जो पोजीशन रहती है सोसाइटी में, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन बर्थ रादर देन ऑन एनी विच आर अचीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। जैसे मैंने बताया, कोई अचीवमेंट्स काम नहीं आती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो क्लास सोसाइटी रहती है, जिसमें रिच क्लास पुअर क्लास होता है, उसमें भी कोई अलग अलग फैक्टर्स नहीं होते जो इफेक्ट करते हैं क्लास को। होते हैं, रेस होता है, जेंडर होता है, मे बी वी कैन सी जो रिच होते हैं वो यूजुअली मेन होते हैं, जो पुअर होते हैं वो यूजुअली वुमेन होती है। ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। बट क्या हम सोच सकते हैं कि ये जो रिच और पुअर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा सेम रहता है? मतलब अगर आप, इफ यू आर बॉर्न एज पुअर, आप मरोगे, आप लास्ट क्लास में पुअर ही बन के मरोगे? नहीं। देयर आर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर थिंग्स दैट कैन चेंज थिंग्स इन अवर लाइफ। ओके, बट ये कास्ट के जैसे नहीं होता है। कास्ट में इफ यू हैव गॉट अ सर्टेन कास्ट, जैसे क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, आप वही आइडेंटिटी लेते हो। ठीक है, in traditional India, different castes formed a hierarchy of social precedence.
ईच पोजिशन इन द कास्ट स्ट्रक्चर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। ईच पोजिशन इन द कास्ट स्ट्रक्चर वॉज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्योरिटी एंड पोल्यूशन रिलेटेड टू अदर्स। मतलब प्योरिटी पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट रहता था। जो ऊपर वाले हमारे कास्ट हायरार्की के रहते थे, ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो उनको प्योर समझा जाता था। दे हैड प्योर ब्लड, पोल्यूटेड नहीं थे। पोल्यूटेड मतलब उसी से कॉन्सेप्ट आया अनटचेबिलिटी का। अगर कोई लो कास्ट का आदमी हमें छू ले तो उससे हम पोल्यूटेड फील होते हैं, इसलिए उन्हें अनटचेबल्स भी बोला जाता था बहुत लोगों को। एनीवे, द अंडरलाइंग बिलीफ वाज दैट दोज हु आर मोस्ट प्योर, एज आई सेड, आर द ब्राह्मण, द प्रीस्टली कास्ट, जो प्रीस्ट रहते थे, ठीक है, जो पंडित रहते थे, आर सुपीरियर टू ऑल अदर्स। एंड द पंचमास, जैसे जैसे चार है ना हमारे कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, वैसे लास्ट में जो आते थे उनको पंचमास बोलते थे। दे वर नोन एज आउटकास्ट, मतलब किसी कास्ट में नहीं आते थे वो। एंड दे आर सेड टू बी इंफीरियर, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड, सबसे ज्यादा इंफीरियर एक सोसाइटी में उन्हीं को माना जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम इज जनरली कंसेप्शुलाइज इन द टर्म्स ऑफ फोर फोल्ड वर्ना, जैसे मैंने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। In reality, there are innumerable occupation-based groups called जातीस। इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जातीस क्या हुआ ना कि जब ब्राह्मणास ने या फिर जो अपर कास्ट ने जब पहले डिजाइन किया कि कौन पहले ऊपर आता है कौन नीचे आता है, तो जब फोर फोल्ड वर्ना डिसाइड हुआ ना, तब जो लोग जिन कम्युनिटी से वो बाद में मिलते थे, उन्हें वो उस फोर फोल्ड वर्ना में फिट नहीं करते थे। दे नेम देम एज जातीस। जातीस जो ऑक्यूपेशनल बेस्ड काम करते थे, जैसे जो ब्लैक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, या अलग अलग जो काम करते थे, उनको एक कम्युनिटी का नाम दे दिया, तो उसी को हम जाति बोलते हैं। ये फोर फोल्ड वर्ना में नहीं आते, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज अंडरगोन कंसिडरेबल चेंजेस। हम सब जानते हैं जो कास्ट सिस्टम पहले होता था और अब जो है उसमें थोड़े से तो चेंजेस जरूर हुए हैं, बट अभी भी बहुत सब कुछ प्रेवलेंट है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, एंडोगैमी एंड रिचुअल अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ मेंबर्स ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट। अब एंडोगैमी का मतलब क्या होता है? एंडोगैमी का मतलब होता है मैरिंग विद इन वंस ओन कम्युनिटी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गोत्र होता है, हम एक ही गोत्र में शादी करते हैं, या अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है कि आप एक ही कम्युनिटी में शादी करते हैं टू रिड्यूस द पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब वही मैंने जो अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया, हम अपने प्योर ब्लड में रहे, ये रहता है एंडोगैमी का बेसिक्स, ठीक है। देवर, जैसे मैंने बताया, देवर कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग प्योरिटी बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट, बट चेंजेस आए अर्बनाइजेशन के थ्रू। अर्बनाइजेशन मतलब जैसे जैसे नई अपॉर्चुनिटीज आई, जैसे जैसे बिल्डिंग्स बढ़े, जॉब्स बढ़ी, जैसे जैसे लोग बड़े बड़े बंगलोज से हटकर छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहना शुरू किया। आप ऐसे भी एग्जांपल्स दे सकते हो। वैसे आप अपने अपार्टमेंट में ही देखोगे कि कोई एक सेम कास्ट का आदमी रहता है क्या वहां पे? मतलब सब कोई सेम कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, सब कोई सेम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, एवरी वन लिव्स ओवर देयर। आपको हर जाति का, हर कास्ट का कोई ना कोई मिल जाएगा। सो उसी के बेसिस पे चेंजेस आए हैं। अनटचेबिलिटी जैसे एक्सट्रीम फॉर्म्स अभी तो वैसे नहीं फॉलो किए जाते, कहीं कहीं दिख जाते हैं, उसका भी मैं एग्जांपल दूंगी, बट काफी ज्यादा चेंजेस हुआ है एंशिएंट इंडिया और अभी वाले इंडिया में। While changes did take place, discrimination was not easy to do away with it. इसलिए हम बोलते हैं हमें अभी we have a long way to go, ये सारे social inequalities, ये सारे social evils को reduce करने के लिए। But changes हुए हैं, but it's just that प्राइवेट इंटरैक्शंस, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हो या कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, बट ऑन इंडिविजुअल बेसिस कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होती है। वी आर डन विद कास्ट। No, even today, acute caste discrimination exists. At the same time, the working of democracy has affected the caste system. दोनों चीज है, डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारे कास्ट और सारे जो सोशल इवल्स है ना, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, ये सबको रिड्यूस, ये सबको मतलब अबॉलिश कर रहा है। बट कुछ कुछ पर्सनल इंटरेक्शंस में अभी भी लोग जो माइनॉरिटीज हैं, हमारी जो लोअर कास्ट है, वो अभी भी एक्सप्लॉइटेड फील होती हैं। अब आते हैं हम क्लास के टॉपिक पे। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए क्लास को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे अलग अलग थ्योरी समझेंगे। पहली थ्योरी आती है कार्ल मार्क्स की, द मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी मतलब कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है सोसाइटी, एक होते हैं एक्सप्लॉइटर्स, एक होते हैं एक्सप्लॉइटेड। और इसमें मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं,
एंड वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाले कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, यानी फैक्ट्री वर्कर्स या आप बॉन्डेड लेबर समझ लो या कुछ जो काम करते हैं, राइट, उन्हें हम लोग एक्सप्लॉइटेड बोलते थे, द एक्सप्लॉइटर्स एंड द एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, सो द थिंग वाज दैट कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे ना, दे वर वेरी रिच, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर फैक्ट्रीज, दे वांटेड टू अर्न मोर, बट एट द सेम टाइम जो वर्कर्स थे, हमारे जो लेबर्स थे, उनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे थे नहीं, वो उनके वेजेस कम थे। सो जो डिस्पैरिटी थी, डिस्पैरिटी का मतलब डिफरेंस रिच क्लास और पुअर क्लास में, एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सप्लॉइटर क्लास में, वो बढ़ने लग गया। उसे हम मार्क्सिस्ट थ्योरी भी समझते हैं, इसमें कार्ल मार्क्स की बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स भी लगे थे। ठीक है, अब दूसरे आता है हमारा वेबर। वेबर वाज अनदर साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने ही यूज द टर्म लाइफ चांसेस। लाइफ चांसेस का मतलब लेमैन्स लैंग्वेज में बोलो तो कितने चांसेस आपको लाइफ में मिलते हैं। ठीक है, तो वही इसका मतलब है, लाइफ चांसेस मीन द अपॉर्चुनिटीज यू हैव इन लाइफ। ठीक है, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिंदगी में, बट दैट टू डिपेंड्स on how much money your family has. It depends on your money, it depends on your location, आप कहाँ रहते हो, आपकी रेस और अदर थिंग्स लाइक दैट, मे बी जेंडर एज वेल। वो वेबर ने ये भी बताया कि इनइक्वालिटी जो है ना, दैट कैन बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस लाइक इकोनॉमिक बेसिस पे किसके साथ, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास नहीं है, बट ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रेस्टिज और ऑन पॉलिटिकल पावर। इट मे और मे नॉट बी बेस्ड ऑन मनी, बट पॉलिटिकल पावर जो इन्फ्लुएंस रहता है लोगों का, अम, वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है इनइक्वालिटी को सोसाइटी में। अब तीसरी थ्योरी आती है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। फंक्शनलिस्ट थ्योरी मतलब कि कोई भी सोसाइटी, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें कोई भी ऐसा नहीं दिया कि हाँ इस सोसाइटी में कोई क्लास नहीं है, इसमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। नहीं, हर सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन रहता है। आप किसी रिलीजन में भी देख लो, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, हर रिलीजन में कोई ना कोई स्ट्रेटिफिकेशन रहता है। एंड ये क्यों रहता है? बहुत लोग बोलते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी और स्ट्रेटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है कि जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है ना, जो काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है या जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी सोसाइटी में, वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन को मिले। ठीक है, बट ये पुराना कॉन्सेप्ट था, पुराने सोसाइटी की थी बातें ये। अब लाइफ चेंज हो रही है, अब सबकी अपॉर्चुनिटीज मिलना, अब सबकी जो नीड्स है वो चेंज हो गई हैं। सो ये कॉन्सेप्ट, अब ये थ्योरी उतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहती। ठीक है, इन अ ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम सोशल हायरार्की इज फिक्स्ड, रिजिड, ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन। जैसे हमने सुना, ब्राह्मणास के जो एंसेस्टर्स थे वो भी ब्राह्मणास थे, उनके बाद जो आएंगे वो भी ब्राह्मणास थे, बिकॉज ये फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। दैट इज बेस्ड ऑन योर बर्थ, इट इज रिजिड, काफी ज्यादा रिजिड है, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप इससे बच के कहीं नहीं जा सकते हो। एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन, जनरेशन पे पास होता है। एंड मॉडर्न क्लास सिस्टम इन कंट्रास्ट इज ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड। जैसे मैंने बताया कि इवन इफ अ पर्सन इज born पुअर या born रिच, उसके बर्थ के बेसिस पे ये नहीं पता लगा सकते कि हाँ ये रिच बनेगा कि हाँ ये पुअर बनेगा। हम यहाँ पे कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्लास के बारे में बात करें। क्लास इज टिपिकली बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स, आपके पास कितना मटेरियल और इमोशनल सपोर्ट है, ये इस कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं, क्लास सिस्टम में समझते हैं। सो जैसे मैंने बताया, पुअर कभी रिच भी बन सकता है, रिच कभी पुअर भी बन सकता है। सो इट इज ऑल अचीवमेंट बेस्ड। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेटस एंड रोल वाला टॉपिक। ठीक है, स्टेटस का मतलब है क्या? स्टेटस का मतलब है कोई भी एक पोजीशन जो आपकी सोसाइटी में है और आपके ग्रुप में है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हर एक सोसाइटी और हर एक ग्रुप में अलग अलग पोजीशंस रहते हैं और हर एक इंडिविजुअल अलग अलग स्टेटसेस पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल में हो तो एक स्टूडेंट के स्टेटस पे हो, आप अपने घर पे हो तो एक भाई के स्टेटस पे हो, एक चाइल्ड के स्टेटस पे हो, अलग अलग तरीके से। ठीक है, और हर एक स्टेटस के पास एक राइट्स रहते हैं, अलग अलग राइट्स रहते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, अलग अलग ड्यूटीज रहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए मदर का, मदर के पास भी एक स्टेटस रहता है। ठीक है, लाइक किसी भी लेडी के पास एक स्टेटस रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम मदर का ले लेते हैं, जिसमें उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ते हैं, अलग नॉर्म से रिलेटेड रहना पड़ता है और ड्यूटीज निभानी पड़ती है। सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्टेटसेस। ठीक है, अब बात करते हैं रोल पे। तो स्टेटस क्या है ना, स्टेटस इस एक पोजीशन हो गई आपकी,
अब आप क्या एक्शंस करते हो, क्या बिहेवियर करते हो, क्या बिहेवियर प्रेजेंट करते हो और क्या काम करते हो, उसको हम बोलते हैं रोल्स। ठीक है, सो स्टेटस इज ऑक्यूपाइड बट रोल्स आर प्लेड। रोल्स का आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। रोल्स आर द एक्शंस एंड बिहेवियर्स दैट इंडिविजुअल्स एंगेज इन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटस। आपका जो स्टेटस है उसके बेसिस पे आप जो एक्शंस कर रहे हो, कुछ जो बिहेवियर कर रहे हो, बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हो, उसको हम रोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटस एंड रोल की, तो प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ स्टेटस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब वो एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन इन सोसाइटी है। एंड रोल्स जो है वो अलग अलग रहते हैं। स्टेटस, एक ही स्टेटस में अलग अलग रोल्स रहते हैं, सो दे आर मोर रेगुलराइज्ड। उसे आप रेगुलेट भी कर सकते हो, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको किस टाइम पे कौन से एक्शंस करने हैं, वो रेगुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स वो आपके रोल्स हैं। अब हम ये जान लें कि हर एक इंडिविजुअल जो एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, मतलब आज की सोसाइटी में है, काफी जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी जिसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो उसमें अलग अलग स्टेटस भी हर एक इंडिविजुअल के पास रहता है। ठीक है, एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज और हर लाइफ। जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस होती रहती है, वैसे ही आपके स्टेटसेस बढ़ते रहते हैं और चेंज भी होते रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप एक स्कूल स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप एक कस्टमर हो सकते हो एक ग्रोसर के पास, एक पैसेंजर हो सकते हो, एक ब्रदर हो सकते हो, एक सिस्टर हो सकते हो। ठीक है, अब एक और बात है कि जितनी छोटी और जितनी सिंपल आपकी सोसाइटी रहेगी, जो कि एक कॉन्सेप्ट बन गया है, एक अलग सा काफी ज्यादा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हो गया, बिकॉज आज की लाइफ, आज की सोसाइटी काफी ज्यादा मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स है। सो इसको आप बस एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक छोटी और सिंपल सोसाइटी जितनी रहेगी ना, जितनी छोटी सोसाइटी रहेगी उतने ही कम स्टेटस बनेंगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं रहती है, कुछ ज्यादा काम नहीं रहते हैं, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स नहीं होते हैं छोटी सोसाइटीज में, इसलिए स्टेटस भी कम होता है। एनीवे, दिस वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ऐसे मैं बता रही हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है स्टेटस सेट, स्टेटस सीक्वेंस। ठीक है, स्टेटस सेट का मतलब क्या है, पहले आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। An individual's combination of statuses is referred to as their status set। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ आपके पास कितने स्टेटस है अभी? ठीक है, आप एक सन हो या डॉटर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक ब्रदर हो या सिस्टर हो, आप एक फ्रेंड हो। ठीक है, ये लाइक फॉर एग्जांपल इतने पोजीशंस है आपके सोसाइटी में। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को आप बोलोगे स्टेटस सेट। लाइक किसी भी एक इंडिविजुअल के पास एक सिंगल स्टेटस नहीं रहता है, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अलग अलग स्टेटसेस, अलग अलग पोजीशंस आपके होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया स्टेटस सेट। इजी। स्टेटस सीक्वेंस पे आते हैं, तो इसका मतलब है कि कैसे, जैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस होती रहती है ना, वैसे आपके स्टेटस, वैसे आपके पोजीशन भी चेंज होते रहते हैं। जैसे आप पहले सन थे, फिर बाद में फादर हो जाओगे, फिर ग्रैंड फादर हो जाओगे, फिर ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाओगे, तो वैसे वैसे आपकी पोजीशन सोसाइटी में चेंज होती रहती है। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ वी हैव एस्क्राइब्ड एंड एक्वायर्ड। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब जो पोजीशन आपको सोसाइटी में मिलती है, जो बिकॉज ऑफ बर्थ, और इट इज इनवॉलेंटरीली। इनवॉलेंटरीली मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता उस पर। जैसे आपका जिस कास्ट पे जन्म होता है, जिस कास्ट में जन्म होता है, जिस रेस में जन्म होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो आपको मिला ही है आपके बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, उसको हम एस्क्राइब्ड स्टेटस बोलते हैं। दिस कैन नॉट बी चेंज, दिस इज बेस्ड ऑन योर बर्थ। इसके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, कास्ट मिल जाएगा, रेस मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस का नाम सुनते ही आपको लग रहा है ना, जो आप अचीव कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो ये एक ऐसी पोजीशन रहती है सोसाइटी में, जो एक आदमी, जो एक इंडिविजुअल अपने एबिलिटी, अपने अचीवमेंट्स, अपने एफर्ट्स की वजह से एक्वायर कर सकता है। जैसे आप इसमें क्लास का एग्जांपल ले लो। ठीक है, पुअर रिच, एक पुअर इंसान अपने आप पे काम कर कर, अपने अचीवमेंट्स को बढ़ाकर, अपने एजुकेशन को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर कर वो ऊपर वाले पोजीशन पे आ सकता है। उसे हम बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस कैनॉट बी चेंज्ड, बट अचीव्ड स्टेटस कैन बी चेंज। ठीक है, मतलब जो आपको पहले मिला हुआ है उसे आप जरूर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वही है, द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर अचीव स्टेटस। कैसे आप किसी स्टेटस को अचीव कर सकते हो, राइट? दे आर
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इनकम, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, ये सब के बेसिस पे आप अपना स्टेटस ऊपर या नीचे कर सकते हो। मॉडर्न सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अचीवमेंट्स। अब अभी का एग्जांपल ले लो, जिसे ज्यादा मार्क्स आए, जिसने कट ऑफ क्लियर की, वो ज्यादा यू नो अच्छे पोजीशन पे जाएगा, ज्यादा अपनी स्टेटस बढ़ाएगा, वैसे करके आप एग्जांपल ले लो। इट्स मेंबर्स आर अकॉर्डेड प्रेस्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट्स। ठीक है, तो प्रेस्टीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले आप समझ लीजिए, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज योर स्टेटस वाज डिफाइंड एंड एस्क्राइब्ड एट बर्थ। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज मतलब स्मॉल सोसाइटी, ज्यादा कुछ था नहीं उधर, तो योर स्टेटस वाज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ, जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। However, as discussed above, even in modern achievement based societies, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न बेस्ड सोसाइटीज जहाँ पे अचीवमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में ज्यादा बातें होती हैं, बट उधर भी ascribed स्टेटस मैटर करता है। हमने ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पे देखा था, मॉडर्न सोसाइटीज में भले इट्स लाइक जितना आप अचीव करोगे, जितने आपके पास एजुकेशन रहेगा, जितना आपके पास पैसे रहेंगे, आप वैसे बड़े पोजीशंस पे जा सकते हो, बड़े स्टेटस पे जा सकते हो, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटीज, एस्क्राइब स्टेटस कभी कभी मैटर करता है। ठीक है, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्टेटस एंड प्रेस्टीज, ये दोनों काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड टर्म्स जैसे लगते हैं बहुत लोगों को, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एवरी स्टेटस इज अकॉर्डेड सर्टेन राइट्स एंड वैल्यूज। कुछ राइट्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ वैल्यूज हर एक स्टेटस के पास रहते हैं। अब ये याद रखना है कि जो वैल्यू रहते हैं ना, वो सिर्फ आपके सोशल पोजीशन यानी सोशल स्टेटस के साथ रहते हैं, के साथ इंक्लूडेड रहते हैं, ना कि उस पर्सन के साथ जो उस स्टेटस पे है। नाउ वी हैव द काइंड ऑफ वैल्यू अटैच टू द स्टेटस। कैसा वैल्यू आपके स्टेटस के साथ इंक्लूडेड है, वो उसे हम प्रेस्टीज कह सकते हैं। बेसिकली द वैल्यू दैट इज अटैच टू योर स्टेटस। ठीक है, पीपल कैन रैंक स्टेटस इन टर्म्स ऑफ देयर हाई और लो प्रेस्टीज। जिस स्टेटस के पास हाई वैल्यू है, हाई प्रेस्टिजियस को यूजुअली ऊपर रखते हैं, और जिस स्टेटस यानी किसी सोशल पोजीशन के पास कम प्रेस्टीज या कम वैल्यू है, उसको नीचे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, द प्रेस्टीज ऑफ अ डॉक्टर में बी हाई इन कंपेरिजन टू अ शॉपकीपर, इवन इफ द डॉक्टर में अर्न लेस। भले डॉक्टर कितना भी कम कमाता हो एक शॉपकीपर से, उसकी वैल्यू बिकॉज ऑफ द वर्क ही और शी डज, उसकी वैल्यू और प्रेस्टीज हमेशा ऊपर रखी जाती है। नाउ वी हैव रोल रोल प्लेइंग या रोल टेकिंग। रोल टेकिंग का मतलब क्या है? रोल टेकिंग का मतलब है, बेसिकली इट मीन्स रोल्स आर प्लेड बेस्ड ऑन व्हाट सोसाइटी नीड्स फ्रॉम देम। ठीक है, जैसे कोई भी छोटा बच्चा हो, वो कैसे अपने आप को मतलब वो सीखता है बिहेव करना, क्योंकि वो जानता है कि उसके जो रोल्स हैं, उसके जो एक्शंस है, वो जज किए जाएंगे, वो देखे जाएंगे बाकी लोगों से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, पीपल परफॉर्म देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है आपसे, उसके हिसाब से आप अपने रोल्स को प्ले करते हो। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कुछ जो दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, वो को एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है ठीक से, ठीक है, साथ में नहीं रह पा रही है। तो when there is incompatibility among roles corresponding to one or more status, आपके जैसे मैंने बताया, आपके सोसाइटी में आपके दो या दो से ज्यादा स्टेटस या सोशल पोजीशंस हो सकते हैं। नाउ व्हेन आपके जो रोल्स जो सोशली एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं आपसे, वो अगर कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, वो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे एक दूसरे से, तो उसे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और इजीली समझाओ तो, इट अकर्स व्हेन कॉन्ट्ररी एक्सपेक्टेशंस अराइज फ्रॉम टू और मोर रोल्स। आपके अलग अलग रोल्स हैं क्योंकि आपके पास अलग अलग स्टेटस है। ठीक है, नाउ व्हेन दीज रोल्स स्टार्ट कॉन्फ्लिक्टिंग एज इन, जब ये दोनों रोल्स जो आपको जो आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है निभाना, वो अलग अलग हो जाएं, वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, मतलब ये उस जगह है तो ये दूसरे जगह है ये रोल, वैसे, तो उसे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है इसका, अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन हु हैज टू जगल हर रोल एज मदर एंड वाइफ एट होम एंड दैट ऑफ अ प्रोफेशनल एट वर्क। एज आई सेड, दो रोल्स जब इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, इनकम्पैटिबल
दे आर नॉट बीइंग एबल टू को एग्जिस्ट, ठीक है। तो उसे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब ये हमेशा अज्यूम किया जाता है कि जो रोल कॉन्फ्लिक्ट होती है ना वो हमेशा फीमेल ही फेस करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी बोलता है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग लोग, अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग तरीके से रोल कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये खासी मैट्रिलिनी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। मैट्रिलिनी का मतलब व्हेन the lineage or when the property or when things are passed down from the mother side, ठीक है, उसको मैट्रिलिनी बोलते हैं। तो उस वाले सिचुएशन में मेन को रोल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है। वो नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं कि उनको इस पे ध्यान देना है, अपने नेटल फैमिली पे ध्यान देना है, या अम, अपने फैमिली पे, वाइफ और जहाँ पे उनके चिल्ड्रन है, ठीक है, उधर। Now we have what is role stereotyping. Role stereotyping क्या है? Role stereotyping is a process of reinforcing some specific role for some member of the society. इसका तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। Role stereotype is basically when you see कि अच्छा है ये लड़की है, ये इसको होम मेकर ही बनना है, इसका यही रोल है। अच्छा हाँ ये लड़का है, इसको तो भाई बाहर जाकर कमाना ही पड़ेगा। ये हम पहले से ही डिफाइंड कर देते हैं, ठीक है। उससे हम बोलते हैं रोल स्टेरियोटाइपिंग। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया है, men are supposed to be bread winner one who gets bread one, मतलब जो कमा के खाना लाता है, ठीक है, ग्रेन्स लाता है, उसे हम बोल सकते हैं ब्रेड विनर। लेमैन्स लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको। और फीमेल्स आर मेंट टू बी होम मेकर, ठीक है। अब ये हमेशा हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ना रूल्स, लड़के के अलग लड़के के अलग, वो पहले से ही फिक्स्ड है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रोल्स एंड स्टेटस आर नॉट गिवन एंड फिक्स्ड, दे कैन बी चेंज्ड एज द सोसाइटी चेंजेस और एज द टाइम पासिस बाय, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलते रहता है वैसे अलग अलग सिचुएशंस बनती हैं, एंड उस हिसाब से जो रोल्स और स्टेटस जो पहले दिए जाते हैं ना वो कभी कभी रिलेवेंट नहीं रह पाते, ठीक है। सो दिस वाज इट, स्टेटस एंड रोल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का मतलब है जितने भी हमारे लोग हैं सोसाइटी में जो अनसिविलाइज्ड बिहेव करते हैं या जो ठीक से नहीं रहते सोसाइटी में, वायलेंस क्रिएट करते हैं, उनको वापस लाइन पे लाना, उसी प्रोसेस को हम सोशल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द वेरियस मीन्स यूज्ड बाय सोसाइटी टू ब्रिंग इट्स रिकाल्सिट्रेंट और अनरूली मेंबर्स बैक इनटू लाइन। रिकाल्सिट्रेंट का मतलब, जो मेरी मम्मी मुझे बोलती है, अनकोऑपरेटिव, ठीक है। ना जैसे हमने देखा सोशियोलॉजी में हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़े। जैसे हमने फंक्शनलिस्ट थ्योरी पढ़ा था, जिसमें याद करिए सोसाइटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया था, एक ऑर्गेनिज्म के जैसे, एक मशीन के जैसे, जिसमें हर पार्ट अपना काम कर रहा है एंड इट इज एसेंशियली हार्मोनियस। याद आया कुछ? एंड वही दूसरा एक थ्योरी था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसमें ये था कि कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहा है किसी भी ग्रुप्स में, किसी भी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर रहता है, ठीक है। एंड इट इज एसेंशियली अनइक्वल एंड अनजस्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। चलो अब देखते हैं सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है इन दोनों पर्सपेक्टिव्स में। फॉर अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने बताया वो ऑर्गेनिज्म और वो मशीन वाला जो सोसाइटी रहता है, जो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, उसमें है सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ फोर्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। मतलब एक अथॉरिटी का यूज करना, एक फोर्स मतलब कंट्रोल करना लोगों पे, सो दैट उनका जो बिहेवियर है वो रेगुलेट रहे, वो ठीक रहे, वायलेंट ना हो, ठीक है। उसे हम पहला सोशल कंट्रोल का डेफिनेशन बोलेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर। दूसरा ये है, इट मीन्स इन्फोर्सिंग ऑफ वैल्यूज एंड पैटर्न्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी। नाउ अब बिहेवियर को रेगुलेट कर लिया है हमने, इंडिविजुअल्स को बोल दिया है कि वायलेंट बिहेवियर नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्फोर्स वैल्यूज, लोगों को वैल्यू के बारे में बताना और पैटर्न्स के बारे में बताना कि कैसे सोसाइटी चलनी चाहिए, कैसे मेंटेनेंस होगा इस सोसाइटी का, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है, social control here is directed to restrain deviant behavior of individuals. Deviant मतलब different. Um, over here it means not desirable. Deviant behavior जो desire नहीं करता है society, जो deserve नहीं करता है society, ठीक है। वो social control का मतलब ही वही है कि behavior को regulate करना, तो वो एक point हो गया। Also to mitigate tensions and conflicts among individuals and groups to maintain social order and social cohesion. मतलब mitigate का मतलब हुआ कम करना, to
लोअर इट डाउन। तो पहले तो हो गया कि जो बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का, उसको, जो डिफरेंट बिहेवियर इंडिविजुअल्स का जो सोसाइटी नहीं चाहती है उसे रेगुलेट करना। और दूसरा है टू मिटिगेट, टू लोअर टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में हर एक सोसाइटी में, उसको कम करना। और सोशल ऑर्डर और सोशल कोहेजन को मेंटेन करना। सोशल कोहेजन मतलब एक एकजुटता। ठीक है, हमने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में क्या था कि कैसी भी सोसाइटी हो वो अनइक्वल और अनजस्ट जरूर जरूर होगी, टू सम पॉइंट, लाइक टू सम एक्सटेंट। तो इसमें सोशल कंट्रोल को देखा जाता है एज अ मैकेनिज्म टू to impose a social control of dominant social classes on the rest of society. मतलब social control can be used by powerful groups to control others. इसका मतलब ये, अगर कंट्रोल लाना है सोसाइटी में, so there is a dominant group जो कंट्रोल करेगा दूसरे पार्ट ऑफ सोसाइटी को, ठीक है, तभी कंट्रोल आ सकता है। एंड यहाँ की स्टेबिलिटी भी इज लाइक सोशल स्टेबिलिटी इन दिस पर्सपेक्टिव। कौन सी पर्सपेक्टिव? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज वाली पर्सपेक्टिव में इट इज सीन एज द assertion ऑफ पावर बाय वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओवर अदर्स। स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? मतलब अगर कोई डोमिनेंट ग्रुप दूसरे ग्रुप्स पे कंट्रोल कर रहा है, तभी जाकर सोशल स्टेबिलिटी आ रही है इस पर्सपेक्टिव में। ठीक है, उधर क्या था फंक्शनलिस्ट थ्योरी में? वी जस्ट हैड कि हाँ, एक अथॉरिटी है, एक फोर्स है जिसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं बिहेवियर को, बाकी सारे इंडिविजुअल्स का। ठीक है, एंड दूसरा है कि मेंटेन कर रहे हैं द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी बाय इन्फोर्सिंग वैल्यूज एंड पैटर्न्स। ठीक है, बट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में इट इज इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे नीड दिखाई जा रही है एक डोमिनेंट ग्रुप की, सो दैट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल हो। सो जो यहाँ के लॉज भी बनते हैं इस थ्योरीज को फॉलो करने वाले सोसाइटीज में, तो इट इज बेसिकली शोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो कंट्रोल करे दूसरों को। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से वापस डिफिनेशन आ गई है। व्हाट इज सोशल कंट्रोल? सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द सोशल प्रोसेस, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज बाय विच बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप आर रेगुलेटेड। सिंपल डिफिनेशन है, इसको डिकोड कर लिया है मैंने ऑलरेडी। जितने भी सोशल प्रोसेसेस हैं, टेक्निक्स है जो रेगुलेट कर रहे हैं, जो लाइक वायलेंट बिहेवियर को रेगुलेट करना मतलब कम करना, लो करना, और नए नए वैल्यूज और पैटर्न्स, इन्फोर्सिंग वैल्यूज एंड पैटर्न्स फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द सोसाइटी, उससे हम सोशल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे मैंने बात की द यूज ऑफ फोर्स, एक अथॉरिटी, और दूसरा इन्फोर्सिंग ऑफ वैल्यूज एंड पैटर्न्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी। दैट इज इट। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल सोशल कंट्रोल का मतलब है वो सोशल कंट्रोल जो कि कोडिफाइड है और सिस्टमैटिक है। कोडिफाइड मतलब जिसको बनाया गया हो, जिसको कोड किया गया हो, और सिस्टमैटिक मतलब जिसके पास एक पैटर्न हो। ठीक है, एंड अदर फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, तो उसे हम फॉर्मल सोशल कंट्रोल बोलते हैं। लेमैन्स लैंग्वेज में समझाओ तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज लाइक द रूल सेट बाय द गवर्नमेंट। सिस्टमैटिक होता है, उसे बनाया गया होता है। ठीक है, सो उसी में एग्जांपल्स भी उसमें वही आ जाते हैं, लॉ एंड द स्टेट, एंड ये यूजुअली मॉडर्न सोसाइटीज में देखा जाता है। दूसरे में आता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या है भाई? इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वैसा सोशल कंट्रोल जो पर्सनल है, अनऑफिशियल है एंड अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड मतलब लिखा गया नहीं है और फिर मतलब ऐसे ही है, सरफेस लेवल पे। पर्सनल है और अनऑफिशियल है। इसका मतलब है जैसे आप घर में कैसे बच्चे को कंट्रोल करते हैं, अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा हो तो उसे स्माइल पास करते हैं, बुरा बिहेव कर रहा है तो उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, वैसे ही कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, अगर वो पर्सनल है तो क्या एग्जांपल्स आएंगे? फैमिली आएगा, रिलीजन आएगा, और किनशिप आएगा। ठीक है, तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज मोर लाइक द एवरीडे वेज पीपल टीच टीच ईच अदर हाउ टू बिहेव। वही मतलब है, एक दूसरे को बताना। ये कहीं लिखा नहीं गया है कि हाँ अगर ये ऐसे करे तो वैसे बिहेव करना है, ताकि उसे समझ में आए कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि कैसे बिहेव करना है। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इट्स जस्ट दैट ये हमारे दिमाग में रह रहा होता है। अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो हम उसे डांटते हैं, उसे बोलते हैं, तो ये एक वे हो गया। ठीक है, ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्सो मैं आपको बोलूंगी, जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे, उससे आप अपनी नोटबुक में डाल सकते हो और उससे अच्छी तरह से रिविजन कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, सैंक्शंस एंड डेविएंस। ठीक है, तो सैंक्शन का मतलब क्या है? सैंक्शन का मतलब है या तो रिवॉर्ड या तो पनिशमेंट, जिसको अच्छे लोगों को मिलता है या तो बुरे लोगों को मिलता है सोसाइटी में। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है,
A sanction is like a way to either reward or punish people for how they behave in a society. ठीक है, हम रिवॉर्ड करते हैं या तो पनिश करते हैं लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे बिहेव. ठीक है, इट इज यूज टू इंकरेज पीपल टू डू व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम. ठीक है, क्यों हम रिवॉर्ड देते हैं, क्यों पनिश करते हैं, ताकि लोगों को ये सीख मिले कि हाँ हमें सोसाइटी में ऐसे रहना है. ठीक है, एंड वो बुरे चीजों को करने से बचे. इसका मतलब हुआ sanction. A sanction is a mode of reward or punishment that reinforces socially expected forms of behavior. वही जो मैंने आपको बताया. Social control, as stated, can be positive or negative. तो वही मतलब है, अगर जो अच्छा काम कर रहा है कोई भी, जितने भी मेंबर्स हमारी सोसाइटी में वो अच्छे काम करे तो उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो गलत कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट मिलेगी. वही मतलब है इसका. ठीक है, अब डेवियंस का मतलब क्या है? डेवियंस का मतलब है कि deviance is when someone behaves in a way that is not considered right by the other people. मतलब अगर आपकी सोसाइटी में कोई अलग तरीके से कुछ कर रहा है या फिर कुछ काम कर रहा है जो बाकी लोग बाकी लोग उससे अग्री नहीं करते हैं, जो बाकी लोग पसंद नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली सोसाइटी में कहा जाता है कि पंक्चुअल रहना चाहिए. ठीक है, अब अगर कोई लेट से आ रहा है तो उससे लोग पसंद नहीं करेंगे, राइट? उसी को बोलते हैं डेवियंस, उसी स्टेट को कहते हैं डेवियंस. इसको पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को. डेवियंस रेफर्स टू मोड्स ऑफ एक्शन विच डू नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स और वैल्यूज हेल्ड बाय मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी. इसका इजी में यही डेफिनेशन, तो आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, what is regarded as deviant is as widely variable as the norms and values that distinguish different cultures and subcultures. समझाती हूँ मैं. जो आज की सोसाइटी में डेविएंट दिख रहा है ना, वो हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आने वाले टाइम पे वो डेविएंट ना हो. मतलब जो आज गलत दिख रहा है लोगों को, वो आगे चलकर सही भी हो सकता है. और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी सोसाइटी में ये गलत माना जा रहा है तो दूसरे सोसाइटी में भी यही गलत माना जाएगा. नहीं, इट डिपेंड्स. ठीक है, जैसे हम कंट्रीज में भी जाते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं, तो देखते हैं कि नहीं है हमारे यहाँ गलत है लेकिन यहाँ पे इसको सही माना जाता है, करते हैं ना. वही मतलब वही उसका मतलब है. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक विमेन का. A woman choosing to become an astronaut may be considered deviant at one time. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले पढ़ा जाता था, पहले बताया जाता था लोगों को कि नहीं, बेटी को नहीं पढ़ाया जाता है, बेटी पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके. तो वो सही मानते थे पहले लोग. लेकिन अब क्या है, समाज बदल रहा है, टाइम बदल रहा है. तो वैसे ही हमारा जो डेविएंट का कॉन्सेप्ट था ना कि नहीं बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए या फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब जो रहता था वो करना चाहिए, वो बदलने लगा है. अब वी ऑल आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ केयर ऑफ ऑल द पीपल एक्चुअली. सो यही था डेविएंस का भी टॉपिक, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. तो हमने फाइनली अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं जरूर समझा दूंगी. ऑल्सो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशंस दिए ना, उसे आप प्लीज नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की टफ लाइन से काफी ज्यादा इजी है और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे. बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए पहले, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और स्टडी हैक्स और वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस आने वाली है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विन ब्रोस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.